नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय वित्त अशोक का आपका स्वागत है। एएफएम यूनिट 6 पार्ट 2 पर आ चुके हैं। डिप्रिसिएशन के बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है डिप्रिसिएशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में एसएलएम के बारे में यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कितने मेथड होते हैं हमारे पास में जिनसे हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स जिनकी सहायता से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम कहते हैं। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू यानी डब्ल्यूडीबी मेथड। तीसरा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड और चौथा है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, चारों मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चरों में रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड भी सीखेंगे। ओके, अब जो हमने दो मेथड के चार मेथड देखे, चार में से दो के नाम थे। एक था स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा था रिटन डाउन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को और भी नाम से जानते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को आल्सो नोन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं स्ट्रेट लाइन मेथड ना लिख करके ये कह दे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से सॉल्व करो तो भी वही बात होगी, या फिर कह दे कि फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से सॉल्व करो तो एक ही बात होगी। ओके, तो इसके वेरियस नाम्स हैं एक तरीके से। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को भी सिमिलरली हम क्या कहते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि जो घटता हुआ बैलेंस है उसका फिक्स परसेंटेज। यहाँ क्या था, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज निकालते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डिमिनिशिंग बैलेंस का क्या होता है समझेंगे। जैसे सोचो कि कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है अगर ओरिजिनल कॉस्ट, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि इसी 1 लाख रुपए पर ही फिक्स परसेंटेज, मान लो 20% फिक्स करते हैं तो 20% कैलकुलेट करते हुए चले जाना हमेशा इसी 1 लाख पर। ये मेथड बोलता है कि ये डिमिनिशिंग बैलेंस की बात करता है। तो सोचो अभी अगर 1 लाख रुपए वैल्यू है, आगे चल करके अगर 80,000 रुपये वैल्यू हो जाती है तो हम जैसे 1 लाख का 20% निकालते थे, तो अब जो है डिमिनिशिंग बैलेंस जो घट करके बैलेंस आया है उसका 20% कैलकुलेट करेंगे, ये कहना चाहता है। ठीक है, या इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपन, अगर दूसरे नाम से बुला ले तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हाँ हमें पता होना चाहिए। ओके, अब डिटेल में चर्चा करनी है हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। तो दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट व्हिच एज्यूम दैट द एसेट विल लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर। यानी कि ये मेथड मानता है कि जो हमारा एसेट है वो हर साल सेम वैल्यू लूज करेगा। सोचिए कि हमने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप खरीदा है, तो इसकी वैल्यू हर साल कितनी लूज होगी, हम मान लेते हैं कि हर साल ये 20,000 रुपये अपनी वैल्यू को खोएगा। ये हम मानकर एज्यूम करके चलते हैं, तो उसे ही स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलना होता है। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपए का है, अब अगर 20,000 रुपये उसने अपनी वैल्यू खोई तो कितना बचेगा, 80,000 रुपये बचेगा। फिर 20,000 रुपये अगर वैल्यू खोएगा 20,000 की तो कितना बचेगा सर, 60,000 रुपये उसकी वैल्यू बचेगी। अगर फिर 20,000 रुपये वैल्यू खोएगा तो कितना बचेगा, 40,000 रुपये। फिर 20,000 वैल्यू खोएगा तो कितना बचेगा, 20,000 रुपये। फिर 20,000 रुपये वैल्यू खोएगा तो 0 रुपये इसकी वैल्यू बनेगी। स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधी रेखा में चलते हुए हम जा रहे हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू हर साल खोई जाती है। देखो ये अमाउंट जो हमारा जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हर साल सेम है। 20,000 का 20,000 फिक्स है, ना कभी 15 होगा ना कभी 18 होगा, 20,000 ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, द एनुअल डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाई सब्सट्रैक्टिंग द साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट फ्रॉम द परचेज प्राइस एंड देन डिवाइडिंग द नंबर ऑफ दिस नंबर बाय द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या कह रहे हैं समझते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करिए, पहले एसेट के परचेज प्राइस लीजिए। एसेट का परचेज प्राइस मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए है, हमने 1 लाख में एक लैपटॉप खरीदा। एसेट का परचेज प्राइस लीजिए, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए क्या, साल्वेज वैल्यू। मैंने बताया था साल्वेज वैल्यू का मतलब भंगार होता है। कबाड़ी वाले को अगर हम बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, मान लेते हैं कबाड़ी वाला हमसे कहता है कि सर हम आपसे 10,000 रुपये का लैपटॉप आपका ले लेंगे, ठीक है, 5 साल बाद। ठीक है, तो कितने बचा इसकी वैल्यू, 90,000 रुपये हमारी लैपटॉप की ये वैल्यू बची। क्यों, परचेज प्राइस में से हमने घटा दिया साल्वेज वैल्यू को। फिर जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। मान लीजिए ये 5 साल चलना है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है।
आगे बढ़ते हैं। ये मैकमिलन बुक की थ्योरी है। कई बार क्या होता है, इससे थ्योरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, न्यूमेरिकल पर नहीं जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ लेना आवश्यक है। दिस मेथड एज्यूम्स अ कांस्टेंट डेप्रिसिएशन वैल्यू पर ईयर। हर साल एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू ही डेप्रिशिएट होती है, हर बार एकदम फिक्स वैल्यू ही घटती हुई जाती है। दिस मेथड स्प्रेड द टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इवनली ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। ये मेथड क्या करता है, टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट को एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो अगर हमारा 1,00,000 रुपये जो है डेप्रिशिएट होना है, तो इसको हर साल 20,000 रुपये हम डेप्रिशिएट दिखा रहे हैं। एवरी ईयर वी आर शोइंग इट 20,000 रुपीज़। ओके, हर साल हम 20,000 रुपये घटा रहे हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन को हर साल में, ईच ईयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दिस मेथड इज मोर रिलेवेंट वेयर द पर्टिकुलर एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इज एक्सपेक्टेड टू गिव कांस्टेंट या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ओवर द यूजफुल लाइफ। तो ये मेथड कहाँ पर फायदे का सौदा है, ऐसी जगहों पर, ऐसे एसेट पर काम करेगा जिसमें ये उम्मीद है कि ये कांस्टेंट जो है परफॉर्मेंस देगा आपको। जैसे हमने लैपटॉप खरीदा, तो ये हम मान कर चले कि अगले 5 साल तक हमारा ये लैपटॉप इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहेगा। अगर हम ये मान कर चलें तो उन जगहों पर ये मेथड ज़्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम इक्वल कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे लैपटॉप अगर खरीदोगे या कार खरीदोगे, तो शुरू के समय में उसमें सर्विसिंग कम करवानी पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सर्विसिंग चार्जेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये मेथड ऐसा नहीं मानता कि बाद में कुछ खर्चा बढ़ेगा, नहीं, ये कहता है कि बराबर खर्चा लगेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि इस साल भी तुम्हें सर्विसिंग में गाड़ी के 20,000 लगेगा, अगले साल भी और उसके अगले साल भी 20,000 रुपये ही लगने वाले हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। ओके, दस द चार्ज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्प्रेड ओवर इवनली ओवर द लाइफ ऑफ सच एसेट। मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा चला जाता है ना। क्या हुआ था, पूरी अकाउंटिंग एंट्री करके आपको दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि हाँ, जो भी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इवनली 20,000 रुपये हमारा घटता चला जाता है। द अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इज अराइव्ड एज अंडर। कितना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है, कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है, उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, एसेट की कॉस्ट कितनी है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ ईयर उसकी ज़िंदगी है, बस उसी से आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर के आ जाता है। ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर ईयर, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, द पीरियड फॉर विच द एसेट इज यूज्ड इन द ईयर इज कंसर्न शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर में एसेट कितने समय तक यूज हुआ है, क्या पूरे 6 महीने यूज हुआ है, कि 9 महीने यूज हुआ है, कि 3 महीने यूज हुआ है, कि 12 महीने यूज हुआ है, यानी पूरा 1 साल यूज हुआ है। ये थोड़ा सा मायने रखता है, हमारे लिए मायने रखता है। क्यों रखता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आगे सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ़ एसेट इज परचेज ऑन 1 जनवरी, मान लो हमने कोई एसेट 1 जनवरी को परचेज किया और बुक्स हम क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो भाई देखो 1/1 को हमने खरीदा और 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मान लो। ठीक है, 1/1/24 को खरीदा, तो 1/1 को खरीदा है, यूज में लाया, और 31 मार्च को हमने अगर खाता बंद करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कुल कितने महीने हुए सर, केवल 3 महीने हुए। तो चार्ज हम केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर साल भर में मान लेते हैं 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगना है, पूरे साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन आता है, तो 3 महीने में इसका डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो केवल 5,000 रुपये डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई अभी तो मशीन को सिर्फ 3 ही महीने यूज किया इस साल ना हमने, अगले साल 20,000 खर्चा होगा, लेकिन इस साल सिर्फ 3 महीने का ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, पर कोई बात नहीं, सब चीज़ों को बाकायदा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, समझ में आएगा, चिंता नहीं करनी, क्योंकि एक ही बात को हम कई बार करने वाले हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फार्मूला देखो, अभी पहले भी दिखाया था, वही सेम है, सेम फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं है। एनुअल डेप्रिसिएशन करना है, एसेट की कॉस्ट में से साल्वेज वैल्यू को घटाइए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। यही बात ऊपर लिखी थी, सेम यही बात ऊपर लिखी हुई है, बस थोड़ा सा यहाँ बड़े भाषा में कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। उसी चीज़ को, सेम उसी चीज़ को, एसेट की कॉस्ट में से साल्वेज वैल्यू घटाए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, ऐसे। ठीक है, वैसे भी तुम ध्यान रख ही सकते हो, या इसी को इस फार्मूले से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट माइनस एस फॉर साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये फार्मूला, जो सारे फार्मूले एक ही हैं फ्रेंड्स, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, सब बस ध्यान रखिएगा,
ऐसे सिंपल से याद रखिए, 1 लाख का लैपटॉप खरीदा है, बाद में बेचने गए भंगार में तो 20,000 रुपये मिल गए, तो बचा 80,000 रुपये। अगर 4 साल चलेगा तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 1 साल में 20,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगेगा। बड़ी जर्नल सी चीज़ याद रख करके चलेंगे तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। डी इज एनुअल डेप्रीसिएशन कितना होगा, सी इज ओरिजिनल कॉस्ट कितने में खरीदा है, एस इज साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू कितने में बेचेंगे भंगार में, एन इज लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर, कितने साल तक हमारा ये एसेट हमारे काम का आ सकता है। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 है, इसका मतलब फार्मूला नंबर 2 भी हमारे पास होगा। ठीक है, देखेंगे अब थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं जो इसमें हमने यूज़ किए हैं पॉइंट्स। तो डी इक्वल टू कास्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, साल्वेज वैल्यू इज वैल्यू दैट प्रॉपर्टी में फेच एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो साल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं, मैंने बताया कबाड़ी वाले को देंगे, भंगार वाले को देंगे, तो आखिरी में कितना पैसा आपको मिल जाएगा उसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं। सी इज ओरिजिनल कॉस्ट, सी जो होती है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट। अब ओरिजिनल कॉस्ट में भी कहानी है। ओरिजिनल कॉस्ट में कहानी क्या है फ्रेंड्स, कि मशीन को यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होता है उसे मशीन की कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। क्या मतलब है इस बात का, सर इसका मतलब है कि सोचो कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी पड़ी 1 लाख रुपए की, कोई मशीनरी आपने 1 लाख की खरीदी, उस पर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का टैक्स दिया, इंस्टॉलेशन के नाम पर आपको 40,000 रुपये देने पड़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आप मान लीजिए 10,000 रुपये देने पड़ गए, तो ये सारी चीज़ें ही इस मशीन की कॉस्ट में ही जोड़ेंगे, इसको अलग नहीं ले जाते। ये सारी चीज़ें जोड़ करके मशीन की कॉस्ट डिसाइड होती है। ये ना सोचिएगा कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है तो हमारा यही कॉस्ट होगी, नो, दिस कॉस्ट, ये कैपिटल सी जो होती है इसमें सब कुछ, मैं फिर से बोलता हूँ, मशीन को यूज करने से पहले का सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। यूज करने से पहले का क्या मतलब है भाई, मशीन खरीदोगे, टैक्स पे करोगे, उसको ट्रांसपोर्ट से लेकर के आओगे, फिर उसको इंस्टॉल करोगे, लेबर चार्ज दोगे, ये सारा पैसा देने के बाद में अब मशीन चलना शुरू हुई। जब चलना शुरू हुई अब उसमें डीजल डाला, ये सब आपका नहीं कंसर्न है, लेकिन चलने के पहले तक, ठीक एक स्टेप पहले तक जितना भी खर्चा लगेगा वो सारा का सारा कास्ट में जुड़ता है। तो ये सारा जोड़ेंगे तो 1 लाख की मशीन और 40, 20, 60, 10, 70, तो ये फ्रेंड्स 1,70,000 रुपये की हमारी मशीनरी की कास्ट होगी एक्चुअल में, बस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिर्फ कॉस्ट से ही मतलब नहीं होता, मशीन चलने से पहले तक का जितना भी खर्चा लगेगा वो सारी चीज़ें, चाहे वो इंस्टॉलेशन के नाम पर लिया जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे इंजीनियर के चार्जेस लिए जाएँ, शिपमेंट के चार्जेस लिए जाए, कुछ भी कहा जाए, वो सारा जोड़ लेना होगा हमको। ओके, तो यहाँ यही बात बोली कि एनी एक्सपेंसेस बिफोर द एसेट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। पहली बार आप एसेट को यूज कर पाएँ उससे पहले जितना भी खर्चा होगा सर, उसको सबको जोड़ करके अपन सी में ले लेते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अपन बात कर चुके हैं कि कितने समय के लिए हमने मशीनरी को यूज किया है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर से समझ लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वी नीड टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि मान लीजिए हमने मशीन को 1 अप्रैल 2021 से यूज करना शुरू किया, खरीदा या जो भी है, और डेप्रिसिएशन अगर 31 मार्च 2022 को चार्ज करना है साल के आखिरी में, तो 1 अप्रैल 2021 से खरीदा हुआ है और 31 मार्च 2022 को इसको जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो पूरा 1 साल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 पूरा 1 साल हमने लगाया इसमें। अगर हम 1 जून 2021 को मशीन खरीदते हैं और 31 मार्च 2022 को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। मशीन हमने खरीदी 1 जून को, तो देखो जून, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और फिर उसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, कुल मिलाकर इतने महीने हमने मशीन को यूज किया है। तो 3, 3, 6 और 4, 10 ये, तो ये फ्रेंड्स 10 महीने बन रहे हैं हमारे। यहाँ पर 9 महीने लिखा हुआ है, इसको 10 महीने मानेंगे। ओके, 10 महीने रहेगा इसको। अगर ये 1 जुलाई होता तब ये फिट बैठता, ठीक है। 1 जुलाई होता तो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तब ये 3 और 3, 6, 3, 9 ये बनता फ्रेंड्स। ओके, तो ये 10 महीने बनेंगे। अगर मान लीजिए 9 महीने हैं तो 9 मंथ यूज करिएगा, या उसी को 9/12 यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए, 9/12। अगर मान लीजिए हमारा ये टाइम पीरियड है 1 जून, ठीक है, तो उस केस में 10/12 यूज करेंगे नंबर ऑफ टाइम के लिए, नंबर ऑफ ईयर के लिए 10/12। क्यों? क्योंकि 12 महीने होते हैं और 10 महीने यूज किया तो 10/12 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये सब गलत हो गए हैं, अगर इसको 1/10 मान लिया जाए तो 1/10 से 31 मार्च तक की बात है, तो देखो 10वां महीना यूज होगा, 11वां और 12वां महीना यूज होगा, और फिर 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, कुल मिलाकर के 6 महीने यूज होगा। या 6 महीने को 6/12 लिखेंगे, इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर है।
ठीक है। अच्छा सर मान लो कि यही हो कि 1/9 को ख़रीदा है और 31 मार्च को यूज करना है, तो सर ये जो है 7 महीने हो गए, 7/12 कर दीजिएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोटिव है वो ये समझाने का है कि हाँ ड्यूरेशन को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे अब देखो ये वाला 1 जनवरी को हमने ख़रीदा और 31 मार्च को हमने उसको डिप्रिशिएट कर दिया, तो 1 जनवरी, पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने यूज हुआ है, इसीलिए 3 महीने, या इसी को 3/12 1/4 कर दीजिए, यू आर डन हियर। ठीक है। एक और देख लीजिए, मान लो 1 जून को ख़रीदा है और 31 दिसंबर को यूज ख़त्म करेंगे। 1 जून को ख़रीदा है और डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर करना है, तो देखो पूरा जून महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कुल मिला के 3, 3, 6, 1, 7 महीने हो गए। ठीक है, कितना हो गया, 7 महीने, तो 7/12 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट में गड़बड़ हो गई, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो सही मिलेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मंथ ऐसे ही गिन लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ये वाले का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 से होगा ना, 21 से होगा तब तो फिर बहुत सारा समय लग जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक, तो जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना और 3 मार्च पूरा महीना, तो कुल मिला करके नंबर ऑफ मंथ 3 हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई अपनी बात। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है, ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। देखो पहले हम क्या करते थे, डिप्रिशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिवाइडेड बाई n करते थे, राइट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, जो भी अपना इंस्टॉलेशन कास्ट ये सारा, माइनस उसमें से स्क्रैप वैल्यू किया, ठीक, इनटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, मान लो 10% का डिप्रिशिएशन हो रहा है वो चीज़, और इनटू टाइम इन ईयर, कितना 1 साल हो रहा है कि 6 महीने हो रहा है वो चीज़ से, तो हमारा एनुअल डिप्रिशिएशन इससे कैलकुलेट होकर के निकल आएगा। ठीक, कर लेंगे अपन, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है फार्मूला, कास्ट प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इनटू टाइम इन ईयर, इससे करेंगे निकल आएगा। 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, चीज़ें फ्रेंड्स और क्लियर हो जाएंगी, नॉट टू वरी, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं, बस थोड़ा देखते चलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि अ फर्म बॉट अ मशीन फॉर ₹8 लाख, 8 लाख रुपए के लिए फर्म ने एक मशीन खरीदी और इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। ठीक है, तो देखो हमारी कॉस्ट इक्वल टू कितनी हो गई, 8 लाख रुपीज़, एन नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 5 ईयर दिया हुआ है, और साल्वेज वैल्यू जो है या स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है सर, 3 लाख है। कितनी है साल्वेज वैल्यू, 3 लाख रुपीज़ है। आपको एनुअल डिप्रिशिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, तो एनुअल डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है तो डिप्रिशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, कॉस्ट कितनी है सर हमारी, 8 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी है सर, 3 लाख रुपए में भंगार में बेचेंगे, कितने साल चलेगी सर, 5 साल चलेगी। ठीक है, कॉस्ट हमारी 8 लाख यहाँ लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड 5, तो ये हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 1 आ जाएगा हमारा। सॉरी, डिप्रिशिएशन, सालाना डिप्रिशिएशन कितने का होगा सर, 1 लाख रुपए डिप्रिशिएट करेगी, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा। कितने का डिप्रिशिएशन लगेगा सर, 1 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन लगेगा। और अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल डिप्रिशिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, इससे कैलकुलेट करिएगा। अब सालाना डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है सर, 1 लाख रुपए से, कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपए दे रखी है, इंटू 100 इक्वल टू 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ सिर्फ कॉस्ट दे रखी है, कहीं पर भी सर इन्होंने वो नहीं किया है, सिर्फ कॉस्ट दे रखी, कहीं इंस्टॉलेशन चार्जेज ये सब नहीं दे रखा है, तो हमारे लिए आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एक बार फिर से देख लेते हैं, मशीन की कॉस्ट कितनी है सर, 8 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ कितनी है सर, 5 साल, स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, 3 लाख रुपए, इतनी सारी चीज़ें मिल गई। एनुअल डिप्रिशिएशन D इक्वल टू C माइनस S अपॉन N, व्हाट इज C सर, 8 लाख, माइनस S 3 लाख, डिवाइडेड बाई N 5 साल, बस 5 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन कितना, 1 लाख, 1 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन हर साल हमारा होने वाला है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ एनुअल डिप्रिशिएशन अगर निकालना है तो साल में कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितनी थी, इंटू 100। साल में सर 1 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन हो रहा है, कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपीज़ इंटू 100। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ 8 - 3 लिखा है, डिवाइडेड बाई 5 लिखा है, ये एक्चुअल में 8 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है,
8 लाख है, ऐसे लिखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना चाहिए, 8 लाख माइनस 3 लाख स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, माइनस 3 लाख तो इक्वल टू 5 लाख आ जाएगा, ठीक, 5 लाख रुपए हमारा डिप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए हमारा डिप्रिसिएशन निकल करके आ गया और डिप्रिसिएशन का परसेंटेज इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला नंबर 1 पर आधारित है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। कोई ज़्यादा फ्रेंड्स जो है तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, समझोगे। अभी मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज और वो अकाउंट्स बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी हम केवल डिप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड सीख रहे हैं। एक बार ये सीख लिया तो अकाउंटिंग एंट्री करना कोई मुश्किल नहीं होगा, पहले मेथड सीखते हैं। तो XYZ कॉरपोरेशन ने एक मशीन खरीदी हुई है, मशीन खरीदी हुई है 1,60,000 रुपये की, और उन्होंने 40,000 रुपये खर्चा किया है इसके इंस्टॉलेशन में और 20,000 रुपये खर्चा किया इसके ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब देखो क्लियर हो गया कि हमारी जो कॉस्ट होगी उसमें भाई 1,60,000 रुपये की मशीनरी हो गई, प्लस उसको जो है इंस्टॉलेशन में 40,000 रुपये हमने खर्चा किया है वो लगेगा, और प्लस जो है 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे। तो 4 2 6 6 12 2,20,000 रुपये फ्रेंड्स जो है टोटल मशीन की कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 2,20,000। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हम आपको सिखा और समझा चुके हैं। मशीन की यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, 4 ईयर है, तो एन की वैल्यू 4 ईयर हो गई। और आफ्टर 4 ईयर इफ़ XYZ विल सेल इट देन इट विल गेट 40,000 रुपये फॉर स्क्रैप। तो देखो इसने ये भी बता दिया कि 4 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो हमको स्क्रैप साल्वेज वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 40,000 रुपये मिल जाएगी। तो हमारा सी कितना निकल आया सर? अभी देखिए 2,20,000 रुपये इसकी कॉस्ट निकाली थी। नंबर ऑफ़ ईयर यूजफुल लाइफ कितना? 4 दिया हुआ है। साल्वेज वैल्यू फ्रेंड्स अभी हमने देखा 40,000 रुपये, अगर कबाड़ी वाले को देंगे तो 40,000 रुपये मिलाएंगे। तो बस अब आगे एनुअल डिप्रिसिएशन पूछे चाहे रेट पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है, आप कुछ भी देख लीजिए, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कॉस्ट कितनी है सर? कॉस्ट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2,20,000 रुपये की, माइनस साल्वेज वैल्यू कितनी है सर? 40,000 रुपये की, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ कितनी है सर? 4 ईयर है। तो 2,20,000 में से 40,000 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 1,80,000 रुपये, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 45,000 रुपये। तो सालाना जो है 45,000 रुपये का इसमें डिप्रिसिएशन होगा। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा सर? 45,000 रुपीज़ पर ईयर का, ठीक है। अब उसके बाद में इसका वो निकालना है, अगर मान लीजिए एनुअल डिप्रिसिएशन का परसेंटेज, तो एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100 होता है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है सर? 45,000 रुपये का सालाना डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितनी है सर? अभी देखा था 2,20,000 रुपये इंटू 100, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 45,000 को डिवाइड करेंगे हम 2,20,000 रुपये से इंटू 100, तो मेरे ख्याल से 20.45% सालाना डिप्रिसिएशन ये दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? सालाना डिप्रिसिएशन 45,000 रुपये का और परसेंटेज में 20.45, ठीक है। ये देखिए 45,000 रुपये का डिप्रिसिएशन और सालाना जो है 20.45 का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। परसेंटेज निकल आया और रेट निकल आया, सब कुछ। बोलो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई है? कुछ मेरे हिसाब से भाई देखो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे दिखती नहीं है, सिंपल सा है। हमको क्या निकालना है? एनुअल डिप्रिसिएशन D इक्वल टू होता है C माइनस S अपान N, ठीक है। C चाहिए, नहीं है पता। मशीन को खरीदने में 1,60,000 लगा, इंस्टॉलेशन में 40,000 और 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया सर? सर 2,20,000 रुपये हो गए। सारा जोड़ देंगे, मशीन की कॉस्ट में सब कुछ जुड़ता है, माइनस अगर भंगार वाले को देंगे तो वो 40,000 रुपये देने को राजी है, 40,000 रुपये डिवाइडेड बाई कितना? यूजफुल लाइफ खुद ही लिख रखा है 4 साल। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 1,80,000 रुपये आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे आपको 45,000 रुपये महीने का, 45,000 रुपये 1 साल में डिप्रिसिएशन का निकल आएगा। अब एक बार डिप्रिसिएशन निकल आया तो डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100 ये होता है परसेंटेज निकालना। एनुअल डिप्रिसिएशन सर हमारा 45,000 रुपये का हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितनी है? 2,20,000 रुपये की है, इंटू 100 कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका 20.45% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20.45% हमारा सालाना डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, 2 बार आपको बता दिया है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इसमें क्या था, इसमें हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था। अभी तक जो 2 एग्जाम्पल हमने किए फ्रेंड, उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था। यहाँ आपको एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा, जैसे ये 10% दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना होगा कितने रुपए डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। तो जैसे देखो, मोहन ट्रांसपोर्ट एक्वायर्ड कार ऑन 1 अक्टूबर 2008, 2108 में उसने एक कार एक्वायर करी है 4 लाख रुपए की। कितने की? 4 लाख रुपीज़ की। फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। जो ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख रुपए, उसका 10% हर साल राइट ऑफ करती है। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट जो है सर 4 लाख रुपए है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा सर? 40,000 रुपये हो जाएगा। तो फर्म क्या करेगी, हर साल 40,000 रुपये घटाती चली जाएगी, डेप्रिसिएट करती चली जाएगी। बुक्स को 31 मार्च को हर साल बंद किया जाता है। डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगाया जाएगा। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2018 में, 2019 में, 2020 में, हमें ये बताना है, ठीक है। कब खरीदी है? देखो ये 2018 है, ठीक है, गलत हो गया है, 2018 का है। तो चलिए, कोई ज़्यादा देखो फ्रेंड्स, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। मतलब अगर आपको परसेंटेज आता है कैलकुलेट करना, तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कार कब खरीदी है सर? 1 अक्टूबर 2018 को। कितने की? 4 लाख रुपए की, 4 लाख की, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो 31 मार्च 2019 को क्लोज करेंगे, और क्या है ना। अब 18 में खरीदी तो 18 में तो मार्च जा चुका, तो 31 मार्च 2019 को हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना? जो हमारी कॉस्ट है सर उसका 10%। 10% कितना? 4 लाख का 10% सर 40,000 रुपये हो गया। तो हम 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं 31 मार्च 2019 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिए कि हमने मशीन कब खरीदी है सर? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर का महीना हो गया 10वां, नवंबर का महीना 11, दिसंबर का महीना 12, उसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में कुल कितने महीने पड़ रहे हैं, सवाल ये है। तो सर हमने देखा कि अक्टूबर महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिलाकर के 6 महीने हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बात मैंने बताई थी कि डेप्रिसिएशन जितने समय के लिए मशीन यूज हुई उतने ही का ही होगा। यानी हम पूरे 1 साल का नहीं करेंगे, हम सिर्फ 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मशीन ही 6 महीने, 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में मशीन केवल 6 महीने के लिए खर्च हुई है, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। कितना होगा हमारा टोटल? कितना है सर? हमारा टोटल है 40,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है। कितने का डिप्रिसिएशन हो रहा है? 40,000 रुपये का। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 1/2 कर दीजिए, है ना। तो 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पहले साल जो है, यानी कि 2018 से 2019 के बीच में केवल 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने का चार्ज होगा? केवल 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो मैंने आपको फार्मूला नंबर 2 बताया था, एनुअल डिप्रिसिएशन का फार्मूला नंबर 2 था क्या? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस माइनस सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम वो भी वर्ष में, ईयर में। ये इसका फार्मूला है। कॉस्ट कितनी है सर? दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़। क्या कोई एक्सपेंस की बात की? नहीं, कोई बात नहीं की, तो इसको हम 0 ही रख देते हैं। क्या कोई सॉल्वेज वैल्यू की बात की? क्या कहा कि भंगार में बेचेंगे तो इतना पाएंगे? नहीं, तो इसको भी 0 ही रख देंगे, ठीक है। तो 4 लाख प्लस 0 माइनस 0, मतलब कुल मिलाकर के हमारी वैल्यू जो हो गई 4 लाख रुपए ये निकल आई। इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है सर? 10% का डिप्रिसिएशन हो रहा है। 10% लिख दिया हमने। 10% को हटाने के लिए अपॉन 100 कर देंगे। इनटू टाइम कितना लगेगा? ईयर में बताना है, टाइम को ईयर में बताना है। तो मैंने आपको बताया कि हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को, और डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगले महीने, अगले साल में 31 मार्च 2019 को कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर लिखा हुआ है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में कुल कितना समय हुआ? तो सर पता चलता है कि 6 महीने लगे। कितना हुआ? 6 महीने। तो टाइम को हमें ईयर में लिखना है, तो 6 महीने डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। टाइम किस में चाहिए? ईयर में चाहिए। और बता किस में? हमें मिला किस में? मंथ में। तो मंथ को ईयर में डिवाइड करने से 12 हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। बस अब आगे की कहानी सरल सी है। ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट करिएगा, तो 4 लाख का हो जाएगा ये 40,000 इंटू 6/12 हो गया 1/2, तो 20,000 रुपये हो गए। ठीक, कुल मिला करके 20,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि आप जो है 2018 में बताइए, तो 2018 के यही मान लीजिए इतना चार्ज होगा। फिर 2019 यानी अगले साल, कुल मिला के 3 साल का बताना है।
लैंग्वेज पर मत जाइए, 3 साल का बताना है। अच्छा 2019 में कितना चार्ज करेंगे, यानी अगले साल। तो अगले साल देखो अब 1 अप्रैल 2019 आ जाएगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 आएगा, बराबर है कि नहीं। देखो पहली बार जब यूज हुआ था तो 1/10/2018 से शुरू होकर के 31 मार्च 2019 आया था, राइट। इसको अभी हमने कैलकुलेट किया तो हमें 20,000 रुपये निकल करके मिला था। अब क्या हुआ कि ये जो है बदल करके अब 31 मार्च तक की बात हो चुकी है, तो 1 अप्रैल की बात शुरू होगी। 1 अप्रैल से ले करके 31 मार्च 2020 तक की कैलकुलेशन अब हमें करनी है, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक कर चुके हैं तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगी। और ये पूरा ईयर है, ये कितना है, पूरा ईयर है, तो 1 ईयर का कितना होगा अभी हमने कैलकुलेट किया था, फिर से देख लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कास्ट प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम, और वो भी टाइम किस में, वर्ष में, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख रुपए, ठीक है, प्लस स्क्रैप में कुछ था, एक्सपेंस कोई था नहीं ना, स्क्रैप में कोई वैल्यू मिली तो 4 लाख हो गया, इनटू रेट है सर 10% का, इनटू पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि अगला साल पूरा 1 साल चार्ज होगा। कैलकुलेट करिएगा सर, 40,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। तो आपकी डिप्रिसिएशन कितनी निकल आई, 40,000 रुपये निकल करके आ गई। और यही 40,000 रुपये हर साल होगी। तो पहले साल 20,000 रुपये लगे, उसके बाद हर साल 40,000 रुपये लगेंगे। क्यों सर हर साल क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पहली बार में सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला था, बाकी सभी में 1-1 साल का समय मिल रहा है, तो पूरा का पूरा 40,000 रुपये डिप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक। देखो कास्ट ऑफ मशीन 4 लाख रुपए वही है, देखो 2018 का मतलब 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 का मतलब ये है, ठीक है। फिर देखो ये मैंने बताया एनुअल डिप्रिसिएशन 4 लाख 10%, 6 महीने था तो 20,000 रुपये आ गए। और वैल्यू ऑफ कार कितनी होगी, ये भी थोड़ा सा देखते हुए चलिए, अच्छी चीज़ है। कार हमने खरीदी है, 2018 की बात हो रही है, 2018 तो यहाँ 6 महीने यूज होगी, इसलिए 6 महीने की वजह से 20,000 का डिप्रिसिएशन। कार थी 4 लाख रुपए की, 20,000 डिप्रिशिएट कर गई। अब कार की वैल्यू 3,80,000 रुपये केवल बची है, ठीक है, 3,80,000। अब जो है अगला साल मतलब नेक्स्ट ईयर आया 2019, यहाँ पर फिर से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पूरे साल के लिए करेंगे। तो कितना डिप्रिसिएशन लगेगा सर, 40,000 रुपये। कितने का खरीदा था हमने, 3,80,000 रुपये इसकी वैल्यू बची थी। देखो पहले 4 लाख रुपये थी, फिर 20,000 रुपये घट करके 380 हो गई थी, 380। अब उसमें से 40,000 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगी, 340। अगली बार फिर 40 घटाएंगे तो केवल 3 लाख बचेगी, ठीक है। इसी क्रम में डिप्रिसिएशन चलता रहेगा, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ। 4 लाख रुपये की कार खरीदी थी, पहले साल में 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगा, केवल कार की वैल्यू 3,80,000 रुपये बची, ठीक है। अगले साल 3,80,000 रुपये वैल्यू लेकर आएंगे और उसमें से फिर 40,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगा करके 3,40,000 बचेगा, ठीक। नेक्स्ट ईयर आया 2020, इसमें भी पूरा 1 साल लगेगा। 1 साल में 40,000 का डिप्रिसिएशन, 3,40,000 की वैल्यू थी, उसमें से 40,000 घटा देंगे, 3 लाख बचेगी। अगला साल और ले जाएंगे, अब 3 लाख रुपये वैल्यू बची है, 40,000 डिप्रिसिएशन होगा तो 2,60,000 बचेगा। ये इसी क्रम में चलता जाएगा, ठीक। अब इसी चीज़ को जो मैं आपको यहाँ तक बताता हुआ आया हूँ, इसी चीज़ को एक ग्राफिकल मतलब टेबुलर फॉर्म में देखिए तो और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो 2018 में बुक वैल्यू थी कितनी कार की, 4 लाख रुपए। पूरे साल में डिप्रिसिएशन 20,000 रुपये का लगा, तो बची कितनी वैल्यू सर, 4 लाख में से 20,000 घटाया, 3,80,000 रुपये। अब जो 3,80,000 रुपये वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, बुक वैल्यू 2019 में बुक वैल्यू कितनी आ गई, जो यहाँ पर रिमेनिंग थी है ना, वो यहाँ आ जाएगी। अब इसमें डिप्रिसिएशन 40,000 रुपये का लगाया तो बचा कितना सर, 3,40,000 रुपये। अब 3,40,000 रुपये इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस यानी कि बुक वैल्यू हो जाएगी, उसमें से 40,000 का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, 3 लाख बचेगा। फिर 3 लाख रुपये में से 40,000 घटाएंगे, 2,60,000 बचेगा। 2,60,000 में से 40,000 घटाएंगे, 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये में से फिर 40,000 अगले साल घटेगा, 1,80,000। 1,80,000 में से फिर 40,000, हर साल 40,000 रुपये। ध्यान देंगे अगर आप इस बात को, तो यहाँ हर साल 40,000 रुपये ही डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, एकदम सेम अमाउंट घटनी चाहिए। तो सर यहाँ 20,000 क्यों है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए प्रयोग किया था, इस वजह से। अदरवाइज अगर एक साल पूरा यूज किया होता तो यहाँ भी 40 होता और हर जगह 40-40 ही रहना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ही घटाते हुए आप चले जाएंगे, देखिए घटाते हुए चले जाएंगे। अब 1,80,000 रुपये वैल्यू हो गई, 40,000 स्क्रैप वैल्यू में गया, मतलब कहने का डिप्रिशिएट हुआ, 1,40,000 बचा। 1,40,000 रुपये में से फिर 40,000 रुपये घटा, 1 लाख बचा। 1 लाख रुपये में से 40,000 घटा, 60,000 रुपये बचे। 60,000 रुपये में से 40,000 घटा, 20,000 रुपये बचे। अब 20,000 रुपये में से 20,000 रुपये घटा, 0 रुपये बचे। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब इस मशीन की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, तो ये 2028 में होगी, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन किया है, यानी कि 6 महीने। 2020 में सिर्फ 6 महीने, शुरू के 6 महीने में ही ये डिप्रिशिएट हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ,
थोड़ा समझने की बात है। देखो यहाँ डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है, एक 40,000 रुपये का हर जगह। यहाँ कितना डिप्रिशिएट करवाया, 20,000। 20,000 क्यों कराया, क्योंकि 20,000 रुपये इसकी वैल्यू बची थी। 20,000 रुपये डिप्रिशिएट करवा दे, जीरो हो गया। तो 20,000 रुपये सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन होता है, राइट। शुरू में देखा था 20,000 रुपये 6 महीने में घट जाते हैं। तो 6 महीने कब से, 2028 की बात चल रही है, तो 1 अप्रैल 2028 से 30 सितंबर 2028 के बीच में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो वैल्यू। तो अगर मान लो एग्जाम में कभी ये पूछ ले कि भाई एक कार आपने खरीदी है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में ही पूछ ले कि इस कार की वैल्यू जीरो कब होगी, तो 2028 में जाकर के होगी, 6 महीने बाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूरा आपको टेबुलर फॉर्म में फ्रेंड्स हमने दिखाया कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, व्हाट इज हैपनिंग। ये भी दिखाया कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पर भी दिखाया। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आएगा हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। 4 लाख की कार खरीदी थी, 20,000 का डिप्रिसिएशन 6 महीने का लगा, 3,80,000 रुपये उसकी वैल्यू बचाई। फिर 3,80,000 रुपये वैल्यू में 40,000 का डिप्रिसिएशन लगा के 3,40,000, 3,40,000 में से 40,000 घटा के ऐसे करते करते हम चले जाएंगे। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा इसमें और डेटा है, इसको पढ़ते हैं। सत्यम सिनेप्लेक्स परचेजेज अ प्रोजेक्टर कास्टिंग 2 लाख रुपए। सत्यम ने 2 लाख रुपए का एक जो है प्रोजेक्टर खरीदा है। एक कंपनी है जो कि यूएसए में 2020 में, ठीक है, 2020 में इसने 2 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। अब यहाँ पर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी है, तो हम ये मान लेंगे कि 1 अप्रैल 2020 को खरीदा गया होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नहीं लिखा है तो पूरे साल का ही डिप्रिसिएशन चार्ज करिएगा। अगर लिखा है कि इस डेट को खरीदा है तो उतने नंबर ऑफ मंथ काउंट करिएगा, अदरवाइज पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगाइएगा। कस्टम ड्यूटी 80,000 रुपये की पे हुई, तो देखो भाई 2 लाख रुपये का हमारा प्रोजेक्टर था, कस्टम ड्यूटी यानी कि जो इम्पोर्ट होकर के आया तो हमें सरकारी विभाग को 80,000 रुपये देने पड़े, ठीक है। उसके बाद में 35,000 रुपये सर हमने स्पेंड किए इसको कैरीज एंड कार्टेज मतलब लाने में, 35,000 रुपये और खर्चा कर दिया, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद में 25,000 रुपये इसमें खर्चा किए गए इंस्टॉलेशन के लिए, तो 25,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिए गए। 60, ये मेरे ख्याल से फ्रेंड 3,40,000 रुपये हो गए इसकी। कितना हो गया, 3 लाख 25, 25, 50 और 10, 60, 8 से 14, हाँ 3,40,000 रुपये टोटल खर्चा हो गया, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने 2 लाख रुपए का प्रोजेक्टर खरीदा, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी पे करी, उसके बाद में 35,000 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन कैरिज का मतलब बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से लाने में खर्चा हुआ, 25,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे लगा, ठीक है। ये सारे खर्चे करके कुल मिला के हमारी मशीन कितने की पड़ी, 3,40,000। कास्ट में बता चुका हूँ, बोलते हैं ना कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस में मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 3,40,000 रुपये की हमारी प्रोजेक्टर पड़ गई। रेजिडुअल वैल्यू, अब रेजिडुअल वैल्यू मतलब वही स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, भंगार वैल्यू प्रोजेक्टर की मानी जाती कि 40,000 रुपये होगी, यानी कि एस हमें दे दिया गया, या स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू 40,000 रुपये दे दी गई। ये हमारा सी है, या फिर इसी को सी प्लस एक्सपेंस भी कह सकते हैं, सी प्लस एक्सपेंस है 3,40,000 रुपये, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो कितनी अमाउंट डिडक्ट होगी डिप्रिसिएशन के तौर पर पहले 4 वर्षों में, आपको ये बताना है, ठीक है। कोई कठिनाई नहीं है, कर लेंगे हम लोग, ठीक। आइए सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये देखा कि भाई एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए फार्मूला क्या होता है, कास्ट प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इंटू टाइम, वो भी टाइम इन ईयर, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट कितनी थी सर, 2 लाख रुपए की पड़ी थी, प्लस एक्सपेंस कितना किया था हमने, 80,000 रुपये हमने सरकार को दिए थे कस्टम ड्यूटी के तौर पर, 25,000 रुपये इंस्टॉलेशन में लगाए थे, 35,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में लगाए थे, ये सारा माइनस स्क्रैप वैल्यू। हमें ये बताया गया है कि 40,000 रुपये का इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, तो माइनस 40,000 रुपये लिख दिया, ठीक है, समझ गए। तो हमने ये कास्ट है, ये एक्सपेंसेस है, दिस इज योर एक्सपेंस एंड दिस इज योर स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये दिया हुआ है 10% का, 10% लिखते हैं, लेकिन अब चूंकि परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, इनटू कितना, टाइम इन ईयर। अब देखो यहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कब मशीन खरीदी, 2020 केवल कहा गया है, तो हम मानेंगे कि डिप्रिसिएशन पूरे साल का हम चार्ज कर रहे हैं। अगर 1 अक्टूबर 1 जून ऐसा कुछ लिखा होता तो हम सोचते उस बारे में, अदरवाइज 1 साल का पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। इसको जब हम जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स कितना आ जाता है, 3,40,000 रुपये आया था। इसको जब हम इतना जोड़ेंगे 3,40,000 माइनस उसमें से फ्रेंड्स 40,000 रुपये घटा दीजिए, तो कितना बचेगा सर, 3 लाख रुपये बचेंगे। कितना, 3 लाख रुपीज़ इंटू उसका 10%, 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 30,000 रुपये हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा। सालाना डिप्रिसिएशन कितना निकला है, 30,000 रुपये। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड एज डिप्रिसिएशन इन फर्स्ट 4 ईयर, पहले 3 सालों में कितना घटाएगा। तो भाई 30,000 रुपये घटा देगा, और क्या,
30,000 रुपये पहले साल में, 30,000 रुपये दूसरे साल में, 30,000 रुपये तीसरे साल में, 30,000 रुपये फिर से चौथे साल में, ऐसे ही घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा था इन्होंने, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। ठीक है, 2 लाख, 3,40,000 स्क्रैप वैल्यू, 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन। अब देखो इसको भी मैंने उससे दिखाया हुआ है आपको कि कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, हमारा कितनी वैल्यू थी सर, मशीन की वैल्यू जो है कॉस्ट प्लस एक्सपेंस है 3,40,000, डिप्रिसिएशन कितना लगा सर 30,000 रुपये का लगा पहले साल, कितनी वैल्यू बची सर 3,10,000 रुपये बचेगी। अगले साल क्या होगा सर, अगले साल 3,10,000 रुपये हमारी वैल्यू रहेगी, उसमें से 30,000 रुपये का हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कितनी वैल्यू बचेगी सर 2,80,000 रुपये, कितना बचेगी 2,80,000। अब अगले साल 2,80,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी, उसमें से सर 30,000 रुपये घटा दीजिए, कितना हो गया 2,50,000 रुपये। ठीक, अब 2,50,000 रुपये, उसमें से 30,000 रुपये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2,20,000 रुपये। ठीक है, 2,20,000 रुपये, फिर 2,20,000 रुपये ले लीजिए, उसमें से 30,000 रुपये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा सर 1,90,000 रुपये, कितना 1,90,000। तो इसी तरीके से 1,90,000 में से फिर 30,000 रुपये घटाएंगे तो हो जाएगा 1,60,000, फिर 1,60,000 रुपये में से 30,000 रुपये घटाएंगे 1,30,000, 1,30,000 में से 30,000 रुपये घटाएंगे 1,00,000 पूरे 1,00,000 रुपये में से 30,000 घटाएंगे तो अगले साल ये हो जाएगा कितना सर 70,000 रुपये, 70,000 रुपये में से 30,000 रुपये घटाएंगे तो हो जाएगा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये में से 30,000 रुपये घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 रुपये। लास्ट में हमारे पास केवल 10,000 रुपये बचेंगे, उसको भी अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे साल में 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है तो 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन 10/30 यानी कि 1/3 साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 चौक 4 महीने, यानी कि लास्ट ईयर जो ये लास्ट वाला ईयर है इसमें 4 महीने के अंदर में ये मशीन जीरो वैल्यू पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये सोचो, अब हमें पता करना कौन से साल में इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो देखो ये हमारा 2020 में खरीदा गया था। ठीक है, तो 2020 अप्रैल में खरीदा गया रहा होगा तो 31 मार्च 2021 की वैल्यू है ये, 31 मार्च 2021 को ये स्थिति बनेगी। तो 2021 है ये, 2022 है ये, 2023 है, 2024, 2025। ठीक है, उसके बाद में ये 26 हो गया, 2027 हो गया, 2028, 2029, 2030, 2031, 31 मार्च 2030 को ये स्थिति है। तो 4 महीने और ले लो, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई जो भी लास्ट डेट हो उस डेट को ये हमारी पूरी तरह से जीरो बैलेंस पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं हैं पर फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, पूछते नहीं इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ये तो मैंने आपको टेबल इसलिए सर दिखाई हुई है ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ एक्चुअली लॉन्ग रन में चल क्या रहा है और कंपनियां ऐसा करती हैं। यहाँ पर मैंने 2027 पे रोक दिया है, आप चाहो तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन का पूरा फंडा है। एक कंपनी कैसे चलती है, कैसे सोचती है, कैसे काम करती है, उसी को ही दिखाया गया है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या है, ये सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सरल तरीका होता है, आसानी से समझ में आता है। नो वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, कोई समझने में आसान है। क्यों? क्योंकि जितना डिप्रिसिएशन लगा, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया कि सर 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन है तो हर साल 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगेगा, आंख बंद कर लीजिए और घटाते हुए चलिए। ठीक है, तो बहुत आसान होता है समझना, बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़े नुकसान भी हैं। क्या है? डिप्रिसिएशन इज इक्वल फॉर ऑल ईयर, सभी साल के लिए, सभी वर्षों के लिए हम ये मान लेते हैं कि डिप्रिसिएशन 30,000 रुपये ही होगा। हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज एसेट गेट्स ओल्डर। लेकिन ऐसा नहीं है, होता क्या है कि आपको रिपेयर पर खर्चा, रिन्यूअल का खर्चा, मेंटेनेंस का चार्जेस, जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होगी, मेंटेनेंस का पैसा बढ़ता जाएगा। पहले साल में हो सकता है 4,000 6,000 का सर्विसिंग करवा रहे हूँ, 10 साल बाद जो है पता चलेगा कि एक साथ में 12,000 15,000 18,000 रुपये सर्विसिंग में लगना चाह रहा है। तो रिजल्टिंग इन हायर अमाउंट ऑफ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो मतलब इनका कहने मतलब ये है कि होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे ही ज़्यादा अमाउंट हमें चार्ज करनी चाहिए। यानी अभी डिप्रिसिएशन अगर 30,000 लगा रहे हो तो आगे चल करके 4 साल 5 साल बाद 40,000 लगाओ, उसके आगे 50,000 लगाओ, आगे चल करके 60,000 लगाओ, 30,000 रुपये हमेशा मत लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई
खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये मेथड इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता। खर्चा भले बढ़ जाए, लेकिन वो डिप्रिसिएशन यही मानेगा कि पहले भी 30,000 रुपये लगते थे, जब नई नई कार लाए थे तब भी 30,000 रुपये का सर्विसिंग चार्ज लग रहा था, और 15 साल या 8 साल 10 साल बाद भी सर्विसिंग चार्ज 30,000 रुपये ही लग रहा है। ये इसको मान करके चलता है, व्हिच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक इसकी नेगेटिव पॉइंट है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, बस यहीं पर फ्रेंड्स अपना ये पूरा लेक्चर स्ट्रेट लाइन मेथड कवर हो जाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने आपको फार्मूला बताया, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स होता है, या अगर दूसरा वाला दिया हो परसेंटेज दे रखा हो तो उस केस में होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस उसमें कितना एक्सपेंस लगा माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है इनटू परसेंटेज ऑफ कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इनटू नंबर ऑफ ईयर, यानी कितना समय लग रहा है वर्षों में, टाइम कितना लग रहा है इन ईयर। बस इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एसेट को यूज करने के पहले जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको एक्सपेंस में जोड़ लिया जाता है या कैपिटल सी में जोड़ लिया जाता है। इंस्टॉलेशन चार्ज, मशीन 2 लाख की है तो 2 लाख लेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज 1 लाख आएगा वो भी जोड़ेंगे, अगर टैक्स दिया 1 लाख वो भी जोड़ेंगे। सारी चीज़ें हम जोड़ते हुए चले जाते हैं, मतलब बिना जोड़े हुए हमारा काम नहीं चलेगा। अब अगर इतनी बात आप ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा। एक और चीज़ है जो यहाँ टाइम वाली, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। टाइम क्यों ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि ये ईयर में लिया जाता है। अब अगर मशीन हमने 1 जुलाई 2018 को खरीदी है और हम डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 को यूज करना चाहते हैं, 1 जुलाई से 31 मार्च, तो ये देखिए कितना महीने हुआ, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो 8, 9, 10 कितने हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8 महीने हो रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल फ्रेंड्स 9 मंथ हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब से कब यूज हुआ है। शुरू में ये दिक्कत होगी, जब पहला साल होगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक पहले साल में ही ये 6 महीने 3 महीने हो सकता है, उसके बाद तो हमेशा फुल ईयर का ही आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो होप है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा है अगर तो लाइक वगैरह करिए। ठीक है, अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में अगला मेथड पढ़ेंगे।